डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग क्लास 12th के फर्स्ट यूनिट केमिस्ट्री में द सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। और यह वीडियो बाइलिंगुअल होगा, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में होगा। तो सॉलिड को समझने के लिए सबसे पहले मैटर को समझना होगा। तो मैटर को डिफाइन करेंगे, एनीथिंग्स which occupy space and have some mass and volume is called matter। यानी कि कह सकते दुनिया की वे सभी वस्तु जो स्थान शक्ति हो, जिसमें कुछ द्रव्यमान एवं आयतन हो, उसे मैटर कहते हैं, यानी कि पदार्थ कहते हैं। पदार्थ 3 स्टेट में एग्जिस्ट होता है। फर्स्ट सॉलिड स्टेट, सेकेंड लिक्विड स्टेट और थर्ड गैसियस स्टेट यानी कि गैस स्टेट में। और क्लास 9th में जो कि बेसिक पढ़ना पड़ता है, वह चौथा अवस्था भी उसमें रहता है, प्लाज्मा अवस्था। और 5वां अवस्था होता है वह बीईसी यानी कि बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट रहता है। इसको यहाँ पे देख सकते हैं, हालांकि इस पे चर्चा नहीं करेंगे। और 5वां होता है बीईसी बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये इस तीनों से बहुत ही अपोजिट गुण का होता है, मतलब हायर एनर्जेटिक ये होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे अभी जानेंगे, ये इसको छोड़ देंगे और सॉलिड के आधार पे, चैप्टर के नाम के आधार पे इसका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड जानेंगे, मतलब इसका अभिलक्षण जानेंगे। तो फर्स्ट हो जाएगा इसका गुण, इट हैज डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, यानी कि सॉलिड का निश्चित आकार और आयतन होता है। सॉलिड का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। जैसे ये मार्कर है, तो इसको जहां रख दिया जाएगा वह उतना ही स्थान छेकेगा जितना अलग जगह पे छेकेगा। अगर इसको वेट किया जाएगा तो किसी भी स्थान पे अगर इसका वेट किया जाएगा तो इसका मास सेम ही होगा। या फिर ब्लैक बोर्ड का ही बात किया जाए तो ये इतना स्पेस ऑक्युपाई करता है, तो इसको कहीं और भी लेके लगा दिया जाए तो इतना ही स्पेस ऑक्युपाई करेगा, यानी कि इतना ही स्पेस छेकेगा। और इसका जो मास होता है वह भी सेम होता है। सेकंड है, इट इज इनकम्प्रेसिबल, मतलब ठोस को दबाया नहीं जा सकता है। जैसे इस मार्कर का एग्जांपल ले लेते हैं, तो इसको अगर दबाएंगे तो ये दबेगा नहीं, मतलब ये कि इसको अगर दाबने का प्रयास करे तो दब ही नहीं सकता है। हालांकि एक स्पॉन्ज एग्जांपल होता है, तो इसको दबाने के बाद दब जाएगा, लेकिन इस पे आगे डिस्कशन करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। उसके बाद इंटरमोलिकुलर स्पेस इज लिस्ट, मतलब अंतराण्विक बल जो होता है वो बहुत ही कम होता है। अगर यहाँ पे देखेंगे, ये सॉलिड है तो इसका अंतराण्विक बल जो होगा वो बहुत ही कम होगा। यानी कि एक आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि ये एक दूसरे से सटे रहते हैं। जैसे अगर आप भीड़ वाली बस में चढ़ते हैं तो वहाँ पे देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण जो जगह होता है बहुत ज़्यादा इंगेज होता है और एक दूसरे से आदमी सटा रहता है, मतलब ये कि मूव करने का स्पेस नहीं रहता है। ठीक उसी तरह यहाँ जो पार्टिकल है वो एक दूसरे से सटे हुए हैं, ये आप मूव नहीं कर सकता है और सिर्फ एक्सीलरेट कर सकता है, मतलब ये एक हिल डुल सकता है। नेक्स्ट है, इंटरमोलिकुलर स्पेस इज हाई, जो इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा, यहाँ फोर्स होगा, इसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा वह बहुत ही ज्यादा होगा। दे हैव हाई डेंसिटी, इसका घनत्व अधिक होता है। अगर
बात किया जाए रॉक का, मेटल का, तो चट्टान वगैरह जो होते हैं, जो धातु वगैरह होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा घनत्व का होता है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। उसके बाद दे आर वेरी हार्ड, ये बहुत मजबूत होता है। पत्थर का अगर बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। नेक्स्ट है देयर मोलिकुलर आर टाइटली पैक्ड एंड कैन ओनली ऑक्सीलेट देयर मीन पोजिशन। मतलब ये अभी बता चुके हैं कि इसका जो पैकिंग होता है मोलिकुल्स का वो पूरा टाइट होता है, और लेकिन एक बात हो सकता है कि ये ऑक्सीलेट कर सकता है, मतलब अपने स्थान पे वाइब्रेट कर सकता है। जैसे यहाँ पे बस का ही एग्जांपल ले लिया जाए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ आता है तो अपने स्थान पे हिल डुल सकते हैं। तो उसी तरह से सेम सॉलिड के साथ कंडीशन होता है। इसके बाद जब लिक्विड और गैस का पढ़ेंगे तो वहाँ पे इससे थोड़ा मतलब ये है कि मूव करने का जो क्षमता होता है, कैपेसिटी होता है, वो बढ़ता है। इससे ज़्यादा उसमें मूव करने की मतलब क्षमता होती है, और उसके बाद इसमें ज़्यादा मूव करने की क्षमता होती है, और इसे दबाया भी जा सकता है। तो ये आगे देखेंगे। उसके बाद होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, मतलब इसका जो मोलिकुलर फोर्स होता है उसको देखेंगे। इट ट्राइज टू कीप द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्लोजर, मतलब इसका जो आणविक बल होता है वो एक दूसरे को बांध के रखता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स यही कहता है। अगर वही नेक्स्ट अगर थर्मल एनर्जी देखा जाए, उष्मीय ऊर्जा का बात किया जाए, तो ये जो उसका पार्टिकल होता है वो उससे दूर रखता है। गर्म करने पर पार्टिकल स्वाभाविक रूप से दूर हो जाता है, जो कि थर्मल एनर्जी के अंतर्गत आता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड यानी कि ठोस का वर्गीकरण ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के आधार पे ठोस को दो भागों में बांटा गया है। मतलब ये है कि अवयवी कणों के आधार पे ठोस को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट हो जाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, मतलब क्रिस्टलीय सॉलिड। हिंदी लिख देते हैं ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। अगर किसी तरह के आप लोग को समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, कमेंट देख लिया जाएगा और अगले वीडियो में उस तरह से समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। सेकंड हो जाएगा एमोर्फस सॉलिड्स, मतलब अक्रिस्टलीय ठोस। अब जानेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स यानी कि क्रिस्टलीय ठोस को डिफाइन करेंगे। सॉलिड्स इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन फिक्स्ड पीरियोडिक एंड जियोमेट्रिक पैटर्न आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि जिस ठोस के अवयव को एक निश्चित एवं नियमित ज्यामिति में व्यवस्थित रहते हैं या करते हैं उसे क्रिस्टलीय सॉलिड कहते हैं। जैसे यहाँ पे NaCl लिखे हैं, मतलब सोडियम क्लोराइड को एक निश्चित जियोमेट्रिक एंड पीरियोडिक रेंज में इसको व्यवस्थित करते हैं, इसीलिए इसको NaCl को क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है। इस तरह से कांच को भी एक व्यवस्थित एवं नियमित अरेंज में इसको व्यवस्थित करते हैं। सेकंड हो जाएगा एमोर्फस सॉलिड्स। डिफाइन करेंगे सॉलिड्स इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज्ड इन फिक्स्ड पीरियोडिक एंड जियोमेट्रिक पैटर्न आर कॉल्ड एमोर्फस सॉलिड्स। लाइक हो जाएगा लिक्विड, ग्लास, रबर, प्लास्टिक। मतलब ये कि जिस ठोस के अवयवी कण को
अनियमित रूप में, मतलब अनियमित ज्यामितीय एवं व्यवस्थित, अनियमित ज्यामितीय एवं पीरियोडिक के रूप में व्यवस्थित किया जाता है, उसे एमोर्फस सॉलिड कहा जाता है। जैसे लिक्विड को व्यवस्थित नहीं किया जा सकता है, ग्लास को भी नहीं किया जा सकता है, रबर को भी अगर लूज करेंगे तो वो लूज हो जाएगा। इस तरह से प्लास्टिक को भी लूज करने के बाद इसको मतलब एक नियमित शेप में इसको व्यवस्थित नहीं कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।